नमस्कार, मेरा नाम मंजरी है और आप देख रहे हैं हमारा शो मीठी मुलाकात विद मंजरी। इसके पहले कि मैं आज के खास मेहमान से आपको मिलवाऊं, बताना चाहती हूं कि थोड़े दिन पहले एक इंसिडेंट ने मेरे को काफ़ी डिस्टर्ब करा। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और मैंने पढ़ा कि हमारे ही देश के एक बहुत ही चर्चित स्कूल में एक एनुअल डे प्रोग्राम हुआ। उसमें 12 साल की एक बच्ची ने एक ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवाई। आमतौर पर बच्चे फोटोग्राफ्स खिंचवाते ही हैं अपने क्लासमेट्स के साथ, और वो फोटोग्राफ उसने एक अनऑफिशियल जो स्कूल का ग्रुप होता है उसमें शेयर करी। वहाँ से वो फोटोग्राफ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सर्कुलेट हुई और ये पता नहीं चल पाया कि स्कूल में किसने उस फोटोग्राफ को मॉर्फ करा और ऐसी एक वेबसाइट पे डाल दिया जिसको शायद आप और हम कभी भी देखना पसंद नहीं करेंगे। आप सोचिए, 12 साल की बच्ची, जब उसको पता चला होगा कि उसकी फ़ोटोग्राफ ऐसी किसी वेबसाइट पे है, उसके एक इनोसेंट से मन पे क्या असर पड़ा होगा। उसका अपने क्लासमेट्स के ऊपर एक भरोसा हट गया होगा, उस स्कूल पे, और जो इन जनरल हमारी जो सोसाइटी जिस तरीके से स्ट्रक्चर हो रही है, एक उसका भरोसा हटा नहीं होगा। और कितने दिन तक उसके मन पे इस इंसिडेंट की छाप रहेगी। क्या वो अंदर से घबराएगी नहीं दोबारा अपनी कुछ फोटोग्राफ्स शेयर करते वक्त, या दोबारा ऐसे किसी इंसिडेंट को लेकर के वो कॉन्शियस हो जाएगी। आज मोबाइल फ़ोन्स हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गए हैं। सुबह उठने से लेकर के रात में सोते तक हमको मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत पड़ती ही है। पर क्या आप जानते हैं कि जब हम इंसिडेंट सुनते हैं कि मोबाइल फ्रॉड किसी के साथ हो गया, पैसा बैंक से अचानक से निकल गया, या फोटोग्राफ का मिसयूज़ हो गया, हमको तब तक लगता है कि ये चीज़ किसी और के साथ होती है जब तक हमारे किसी अपने के साथ नहीं हो जाती। तो आज वक्त है कि हम अलर्ट हो जाएं और अपने आप को एक अवेयरनेस वाली स्थिति में ले करके आएँ। यशोधरा जी, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मंजरी जी। अच्छा, ये जो टीनेजर्स के मामले सामने आए हैं, आपने क्या ऑब्जर्व करा है कि किस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जो इस एज ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और कैसे बच्चे अलर्ट रह सकते हैं? टीनेजर्स से भी जो भी जुड़े मामले जो मैंने देखा है, उसमें कुछ मामले तो स्कूल्स में राइवलरी को लेकर हैं। अच्छा। कुछ मामले किसी को लाइकिंग एंड हेट को लेकर हैं, और कुछ मामले ऑनलाइन गेम्स खेलने को लेकर है। ऑनलाइन गेम्स खेलते वक्त बच्चे किसी से ऑनलाइन दोस्ती कर लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता है एक्चुअल कि उस साइड है कौन वास्तविक, क्योंकि आप ऑनलाइन तो एनोनिमस है। आप एक 60 ईयर के एक ओल्ड मैन भी खुद को 16 ईयर ओल्ड का बॉय बताकर अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं। तो ऐसे 2-3 मामले जो भी आते हैं, बेसिकली जो होते कि खेलते खेलते वो अपने कुछ फोटोग्राफ्स भी शेयर कर देते हैं। उनकी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रॉन्ग, सो कॉल्ड बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो अपने कुछ प्राइवेट फोटोग्राफ्स ऑनलाइन शेयर कर देते हैं और पैसे तो देते ही देते हैं। और राइवलरी में कभी कभी बच्चे एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, स्कूल में बुली करने के लिए उसमें उनका फेक प्रोफाइल बनाकर उनके बारे में उल्टे सीधे बातों को लिखा जाता है। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। बिल्कुल। और मतलब कुछ बच्चे तो इस लेवल तक भी जा चुके हैं कि बिल्कुल ही फेक व्हाट्सएप नंबर बनाकर सब फैमिली फ्रेंड्स और या फिर स्कूल्स में सभी कोई को न्यूड फोटोग्राफ्स जो मॉर्फ करके है वो सर्कुलेट करते हैं हरास करने के लिए। तो इस तरह के फ्रॉड्स है। तो आपका एक क्या मैसेज होगा बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों से ज़्यादा मुझे लगता है मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो ऑनलाइन जो भी क्लासेस शुरू हुए, इसके साथ साथ जो पेरेंट्स के साथ जो मजबूरी आई बच्चों को मोबाइल फ़ोन देने की, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने जिम्मेदारी में थोड़ा चूक गए हैं। बात है मॉनिटर करने की कि आपने बच्चे को एक डिवाइस तो दे दिया, इस डिवाइस में तो पूरा वर्ल्ड है एक मोबाइल फ़ोन में, बिल्कुल। तो इसमें आपको थोड़ा मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि बच्चे कर क्या रहे, जो कि एक मोबाइल फ़ोन में थोड़ा मॉनिटर करना मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स इतने टेक सेवी नहीं है जितने बच्चे टेक सेवी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बच्चे क्या करते हैं, वो उसमें सर्च भी करते हैं, कंटेंट भी देखते हैं एंड देन डिलीट कर देते हैं। और पेरेंट्स इतने टेक सेवी है नहीं कि वो मोबाइल में चेक कर सके कि बच्चे ने एक्चुअली किया क्या है। तो मैं एडवाइस करूँगी पेरेंट्स को कि आप प्रेफर करें कि आप
डेस्कटॉप रखें घर में, रादर देन कि आप मोबाइल फ़ोन आप बच्चों को दे दें। अच्छा। और जिस भी कमरे में आप डेस्कटॉप को लगा रहे हैं उस कमरे वो आप इस तरह से प्लेस करें डेस्कटॉप को कि जब आप दरवाजे से आप क्रॉस भी हो रहे हैं ना तो आपको दिख सके स्क्रीन में चल क्या रहा है। बिकॉज मोबाइल फोन में कुछ भी हाइड करना बहुत आसान है। सही आप देख रहे हैं, आप तुरंत आपने चेंज कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप इतना फास्ट आप डेस्कटॉप में नहीं कर पाएंगे। और उस कमरे को कभी बच्चे को बंद ना करने दें जिसमें वो कंप्यूटर में पढ़ाई कर रहे हो। बिकॉज आप कोई भी हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप 24 घंटे आप नजर नहीं रख सकते, बट आप जो भी हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं इतना जरूर इंश्योर कीजिए कि जो कंप्यूटर का स्क्रीन हो वो आपको दरवाजे के बाहर से भी विजिबल हो, डोर हमेशा ओपन रहे, कर्टन्स ना लगे रहे, बच्चे क्या कर रहे हैं वो आप मॉनिटर कर सके कि वो पढ़ाई से ही संबंधित कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बिकॉज पेरेंट्स को उतने टेक्निकल हर बातें समझ में नहीं आई कम से कम, लेकिन फोटोग्राफ और जो कंटेंट जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा उससे कुछ तो पेरेंट्स अंदाजा लगा ही लेंगे कि बच्चे कर क्या रहे हैं। इसके अलावा बच्चों से थोड़ा फ्रेंडली होइए, उनको समझाइए कि किसी भी अननोन से फ्रेंडशिप करना ऑनलाइन कितना डेंजरस हो सकता है। लाइक कोई भी राह चलते किसी से भी हम दोस्ती नहीं कर लेते और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि सिमिलरली जैसे हम रियल वर्ल्ड में बच्चों को सिखाते हैं कि किसी से भी अनजान से चॉकलेट नहीं लेना, किसी से दोस्ती नहीं करना, वही सेम जो प्रिंसिपल्स है हमें इस वर्चुअल वर्ल्ड में भी फॉलो करने चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप किसी से भी ऑनलाइन ऐसे फ्रेंडशिप ना कर ले। और बच्चे आपके अगर किसी से मिलना चाहते हैं कि नहीं मेरा ऑनलाइन फ्रेंड है, तो ज़रूर आप इंश्योर करें कि कोई जो एडल्ट हो, जो समझदार हो, या फिर आप खुद हो, आप साथ में जाइए मिलने के लिए। ऐसा परिस्थिति कभी नहीं उत्पन्न होना चाहिए जहां बच्चे अकेले ही मिलने चले गए हों किसी स्ट्रेंजर से। जस्ट ट्रीट वर्चुअल वर्ल्ड लाइक योर फिजिकल वर्ल्ड, जैसे आप रियल वर्ल्ड में आप ट्रीट करते हैं, आप बच्चों को सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। बिल्कुल। आज सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, हम सब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, क्या तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप। ये क्या हमारे लाइफ के लिए रिस्की भी हो सकता है? रिस्की तो हो सकता है जब आप बिना सोचे समझे आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, या फिर आपने अपने सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाकर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को सिक्योर ना कर रखा हो, आपने अपने अकाउंट को सिक्योर ना कर रखा हो, जिससे कि आप हैकिंग से बच सकें। अच्छा, तो हमको पहले अपने अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर के उसके जो प्राइवेसी सेटिंग्स है उस पर वर्क करना होगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर इनेबल कर ले, चाहे आप वो आपका वो ईमेल हो, आपका व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, या जो भी आप यूज़ कर रहे हो, हर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो ऐप्स अवेलेबल हैं उनमें सिक्योरिटी सेटिंग से सबसे पहले तो आप अपने अकाउंट को सिक्योर करें। उसके बाद आप अपने ज़रूरत के हिसाब से प्राइवेसी सेटिंग्स में आप ऑप्शंस को चूज़ करें। लाइक अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं है या फिर आप उतना ज़्यादा आप एक्टिव नहीं रहते हैं सोशल मीडिया में, और आपके जो पोस्ट्स हैं वो आप नहीं चाहते कि वो हर कोई देखे, तो आप डेफिनेटली अपने प्राइवेसी सेटिंग्स में इसको इंश्योर कर लें कि आपके जो चुनिंदा फ्रेंड्स हैं जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है, आप व्यूअरशिप किन को रखना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं उसमें से भी आप सिलेक्टेड किसी पर्टिकुलर पोस्ट को आप चूज़ कर सकते हैं कि आप ये पोस्ट किन किन को विजिबल हो। सिमिलरली आप व्हाट्सएप में जब अपना आप स्टेटस मैसेज लगाते हैं वहाँ भी ऑप्शन आपको व्हाट्सएप देता है कि आप उसमें चूज़ करें कि आपके किन किन कॉन्टैक्ट्स को ये स्टेटस मैसेजेस दिखेंगे। तो आपके ज़रूरत के हिसाब से आई थिंक लाइक अगर इन्फ्लुएंसर है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पब्लिक व्यू चाहेंगे, तो वो तो ज़्यादा फॉलोअर्स चाहेंगे, तो वो तो ऐसे सिक्योर सेटिंग्स नहीं करेंगे। बट एटलीस्ट इन्फ्लुएंसर्स जो भी हैं या यूट्यूबर्स जो भी है उनको भी मैं सलाह दूंगी कम से कम अपने अकाउंट को ज़रूर सिक्योर कर ले 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से। अच्छा, कौन सा एज ग्रुप सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है? जो साइबर क्राइम के जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें विक्टिम्स कौन से एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा हैं? साइबर क्राइम के जितने भी मैक्सिमम केसेस रांची ज़िला में रिपोर्ट हो रहे हैं वो है साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी।
तो अगेंस्ट पर्सन वाले जो ग्रुप में है, उसमें सोशल मीडिया वाले जितने केसेस है वो आ जाते हैं। तो इसमें जो एज ग्रुप जो होता है सोशल मीडिया से रिलेटेड जो है, वो जनरली लड़कियां इनकी विक्टिम होती हैं, जो यंगस्टर्स, जो टीनेजर्स हैं। और जहां तक फिनेंशियल फ्रॉड की बात हो रही है, उसमें एज ग्रुप आप कह सकते हैं कि 20 to 50 के बीच में एज ग्रुप है। अच्छा, आपने मेंशन करा कि लड़कियां इसकी ज़्यादा विक्टिम होती हैं, तो किस सेंस में? जैसे कि अभी जो इंसिडेंट मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में कि वो 12 साल की बच्ची है, जस्ट एक उसने अपनी फोटोग्राफ शेयर करी थी, तो क्या फोटोग्राफ की मॉर्फिंग अगर कोई करता है और वो बच्चा ही है, अगर वो पकड़ा जाता है, तो क्या ये क्राइम है? ये तो आईपीसी के तहत निर्धारित होता है। अप टू 7 इयर्स तो वैसे भी ऑफेंस नहीं माना जाता है। फ्रॉम 7 इयर्स टू 12 इयर्स के एज ग्रुप में जो बच्चे हैं, उनमें देखा जाता है कि उनको समझ कितनी है क्राइम की। वो उसके बाद ही वो निर्णय होता है। अदरवाइज वो वैसा उनके साथ वो वैसा ट्रीटमेंट, क्रिमिनल वाला ट्रीटमेंट नहीं है। ज़्यादातर बच्चों को तो इसमें समझाया जा सकता है कि ऐसे ना करें। बच्चे, और आपने क्या और पूछा, वो क्रिमिनल इंटेंट। हाँ जी, कि क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस? तो वो तो आईपीसी के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उसके तहत केस टू केस डिपेंड करेगा। अच्छा। कि उनको केस, जो मैंने आपको एज ग्रुप का डिवीजन मैंने जो आप बताया, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, नहीं मिलेगी, उन्हें रिफॉर्म होम भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे ये जो होम मेकर्स होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। कई बार देखा गया है कि जो एजेड लोग होते हैं, अपने घर के जो पोते हैं, पोतियां हैं, उनसे कहते हैं कि हमारी ये फोटो अपलोड कर दो, तो उनको इस सब तरीके के मैसेजेस मैंने इधर देखा है ज़्यादा आते हैं कि अकाउंट डिटेल के बारे में पूछना। तो वो फिर कैसे इंश्योर करें? इतने टेक्निकली एडवांस नहीं होता है ये एज ग्रुप। ये जो सेक्सटॉर्शन के केसेस जो भी मामले सामने आए हैं, वो ज़्यादातर जो ओल्डर एज ग्रुप है उनके साथ ही ये मामले आए हैं, जिसमें कोई भी एक अट्रैक्टिव सा किसी लड़की का प्रोफाइल से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है। टारगेट इनके मेल होते हैं। ऐसे सेक्सटॉर्शन के सभी केसेस के टारगेट मेल होते हैं। उनको किसी अट्रैक्टिव प्रोफाइल से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है, या फिर इंस्टाग्राम पे उन्हें मैसेज किया जाता है, या मैसेंजर पे, इवन व्हाट्सएप पे उन्हें डायरेक्ट मैसेज आता है। ऑब्सीन और वल्गर चैट के लिए उन्हें इनवाइट किया जाता है कि आप मुझे इस तरह का चैट करें, एंड देन फिर वो वीडियो कॉल करते हैं, चाहे वो मैसेंजर पे करें या फिर आपको व्हाट्सएप पे करें, और फिर देन आपके फोटोग्राफ को एडिट करके या फिर डीप फेक बनाकर देन आपको वो एक्सटॉर्ट और ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। डीप फेक मीन्स आप, इट इज मोर देन मॉर्फिंग। ये इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि ये सच में मॉर्फ्ड फोटोग्राफी है, एक्चुअल फोटोग्राफ है। और डीप फेक के एप्स भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। ओके, और आपके पास ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं? एक केस तो बिल्कुल आया है जो डीप फेक से रिलेटेड है। तो ऐसे केसेस में मैं ये सलाह दूंगी कि सेक्सटॉर्शन वाले केसेस में रांची पुलिस ने अभी अपील भी जारी किया है अपने फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे, कि आप किसी भी अननोन कॉल्स को, वीडियो कॉल्स को खासकर ना उठाएं। और ऐसे जो टारगेट करते हैं वो रात के टाइम में टारगेट करते हैं विक्टिम्स को। वो रात के टाइम में कॉल करते हैं जब आप आधी नींद में हो, आपने गलती से आपने वीडियो कॉल उठा लिया हो, और वो देन स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगर आपने कुछ ना भी किया हो तो भी आपके फोटोग्राम, ये जो पिक्चर्स जो उसने लिए हैं उसको वो मॉर्फ कर देते हैं। देन वो हरास करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि आपके सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को ये शेयर कर दिया जाएगा कि आप किस कैरेक्टर के इंसान हो। तो ये मतलब इस लेवल पे आ गया है। बिल्कुल। मैम, सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड्स ये क्या हैं? सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड से जनरली ये टर्म हम लोग यूज़ करते हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो होते हैं उस के संदर्भ में। इसमें जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं आपको किसी न किसी तरह से अपनी बातों में फंसाकर, उलझाकर आपके बैंकिंग रिलेटेड जो डिटेल्स होते हैं वो आपसे साझा करवा लेते हैं। लाइक आपका OTP हुआ, या फिर आपके ATM कार्ड नंबर हो गया, CVV नंबर हो गया, एट्सेट्रा।
इसके बहुत सारे तरीके हैं सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड के, कभी केवाईसी के नाम पे, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के नाम पे, कभी लॉटरी फ्रॉड के नाम पे, कभी जो कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स हैं सेकंड हैंड आपके जो गुड्स होते हैं उनको बेचने के नाम पे, बहुत सारा इनका तरीका बदलते रहता है। जैसे कभी अगर वैक्सीन के नाम पे, कोविड वैक्सीन के नाम पे, तो इनके तरीके बदलते रहते हैं, बट बेसिकली इनका इंटेंट रहता है आपके बैंकिंग रिलेटेड डिटेल्स को किसी न किसी तरह आपसे निकलवा लेना। अच्छा, आपने बताया कि जो आपका अवेयरनेस एक कैंपेन था उसमें आप बता रहे थे कि डेबिट जब अमाउंट होता है उसी के लिए हमको क्यूआर कोड की ज़रूरत पड़ती है, पर यूजुअली जो ये केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें क्रेडिट जब लोग अपने अकाउंट में करवाना होता है उसमें भी शायद कोई क्यूआर कोड मांगते हैं, तभी प्रॉब्लम आती है। ये बेसिकली जो यूपीआई पिन से जो संबंधित मामला है, ये यूपीआई रिलेटेड जितने भी आप एप्स यूज़ कर रहे हैं उससे संबंधित है। इसमें बेसिक जो बात है जो सभी को याद रखनी चाहिए वो ये कि यूपीआई पिन की तभी आवश्यकता होती है जब आपके खाते से पैसों की निकासी हो रही हो, ना कि आपके खाते में पैसे क्रेडिट हो रहे हो। तो चाहे वो आपको कैशबैक के नाम पर आपसे छल पूर्वक ये धोखाधड़ी की जाए या फिर आपको एडवांस पेमेंट के नाम पर की जाए, आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप यूपीआई पिन एंटर कर रहे हैं तो आपके हमेशा क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में कि यूपीआई पिन इज इक्विवेलेंट टू ओटीपी एंड मीन्स आपके खाते से पैसे की निकासी होने वाली है। लाइक अगर आपको कोई कहता है कि मैं सो एंड सो गुड्स आपसे परचेज करना चाहता हूँ, स्कूटी परचेज करना चाहता है एंड ऑल दैट, और आपको मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, या किसी छोटे व्यवसायी जो है या बेकरी शॉप है या किसी भी और तरह की शॉप है, मैं आपको इतने का ह्यूज मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ, मैं आपको एडवांस पेमेंट करना चाहता हूँ। अच्छा। और इस क्रम में उनसे क्या करते हैं कि वो उन्हें रिक्वेस्ट मनी लिंक या फिर रिक्वेस्ट मनी क्यूआर कोड उन्हें भेजते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप इसमें यूपीआई पिन एंटर करें। लेकिन बात वही कि जब यूपीआई पिन एंटर कर रहे हैं तो लेने के लिए कभी हो ही नहीं सकते आप पैसे लेने के लिए। ये हमेशा जब आपके खाते से निकासी होगी तभी के लिए यूपीआई पिन है, इस बात को हमेशा याद। तो हमको इस बात को हमेशा याद रखना है। अच्छा, कई बार देखा गया है मैम कि केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, तो ऐसा क्यों है? इतने ज़्यादा लोगों के साथ केसेस हो भी रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड के एंड कई सारे तो रिपोर्ट भी नहीं होते। आपको क्या लगता है इसका पीछे क्या कारण है? मीन्स अगर कंपेयर टू ऑन अ फिजिकल लेवल, इफ समथिंग हैपेंस विद अ पर्सन दे क्विकली कम एंड रिपोर्ट इट, बट ऑनलाइन कुछ होता है तो दे जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये तो बड़ा कहना मेरे लिए मुश्किल है कि लोगों में ये हिचक क्यों है। बिकॉज मे बी शायद वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रोसीजर से नहीं गुजरना चाहते हो, मे बी वो थाने नहीं आना चाहते, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि उनके बिहाफ में मैं कुछ बोल दूं कि वो क्यों नहीं आना चाहते। बिकॉज हमारे थानाज हमेशा ही कोऑपरेटिव हैं एफआईआर्स लेने के लिए। इनफैक्ट हमारे झारखंड पुलिस का ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम भी है, JOFS झारखंड ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम, और भारत सरकार के MHA द्वारा एक पोर्टल भी निर्मित किया गया है जो NCRP है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जहां आप रिपोर्ट कर सकते हैं अपने क्राइम जो भी आपके साथ साइबर क्राइम हुआ हो, या फिर www.cybercrime.gov.in पर भी जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा स्टोन अनटर्न नहीं रखा गया है जहां लोगों को समस्या का सामना करना पड़े FIR रजिस्टर कराने में। डिपार्टमेंट की तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मे बी शायद लोगों में क्या हिचक है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कोई टोल फ्री नंबर है जिसपे कि हम हमारे करेक्ट टोल फ्री नंबर इज 1930। जैसे ही आपके साथ कोई भी फिनेंशियल फ्रॉड रिपोर्ट होता है, आपके साथ होता है, आप तुरंत टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करके इसकी सूचना दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारे शो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे लगता है कि लोगों के साथ कुछ गलत होने से हम इसको रोक सकते हैं। यशोधरा जी, आप हमारे शो पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।